Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do exercise part of the chapter executive. As you all know, we have completed the chapter executive in 11 parts and I hope everything related to chapter is completely clear to all of you. And if you have understood the chapter properly, you will feel that yes, you are able to solve the exercise on by on. Okay, let us discuss now. Let us start now. Question number 1. It is asking from you a parliamentary executive means. Okay, in the starting of the chapter basically we have discussed parliamentary form of government, presidential form of government and semi-presidential form of government. So question is a parliamentary executive means. मतलब parliamentary form of government जो parliamentary executive आपने पढ़ी थी उसका मतलब क्या होता है. ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव वेयर देयर इज अ पार्लियामेंट, ऐसी एग्जीक्यूटिव जहां पर एक पार्लियामेंट होती है. सेकंड, एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय अ पार्लियामेंट, ऐसी एग्जीक्यूटिव जिसको पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया. या फिर वेयर द पार्लियामेंट फंक्शंस एज द एग्जीक्यूटिव, या फिर जहां पर पार्लियामेंट फंक्शन करती है एज एन एग्जीक्यूटिव. या फिर एग्जीक्यूटिव दैट इज डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट. कौन सा ऑप्शन होगा? And I think you all are able to answer if you have understood the chapter properly. क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, वेयर वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, रियल एंड नॉमिनल. याद आया? और रियल और नॉमिनल में मैंने आपको बताया था सेकंड फॉरमोस्ट फीचर जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, इसमें क्या होता है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो क्या करती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी, बिकॉज ये आंसरेबल है. हमने पढ़ा था ना कि एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, और अगर लेजिस्लेचर को लगता है कि एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है तो लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास्ड, और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बिहाफ पे क्या होगा, गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन. राइट? तो इट मींस एग्जीक्यूटिव का ऐसी एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो डिपेंड करती है ओवर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट. Fine. I hope you are also able to answer the question. Okay. Second is read the dialogue. Which argument do you agree with and why? आपको बताना है कौन से आर्ग्यूमेंट से आप अग्री करते हो एंड यू विल हैव टू टेल द रीजन ऑल्सो कि आप उससे अग्री क्यों करते हो. सो फर्स्ट अमित इज सेइंग, looking at the constitutional provisions, it seems that the president is only a rubber stamp. मैंने भी आपको एक बार बोला था, है ना, कि क्या दिखता है आपको कि जो कई बार ऐसा फील होता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है दैट इज वर्किंग एज द रबर स्टैम्प. क्यों रबर स्टैम्प? हमने देखो डिस्क्रिशनरी पावर्स पढ़ी हालांकि, लेकिन हमने उसमें भी क्या पढ़ा कि अगर मान लिया कोई बिल है उसको लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तो भी क्या होगा, अगर सेकेंड टाइम वो सेम बिल हमारी पार्लियामेंट दोबारा से भेज देती है इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे. इसीलिए अमित ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है, अमित ने आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एक सिर्फ रबर स्टैंप है. राइट? शमा क्या बोल रही है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर सो ही मस्ट हैव द पावर्स टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एज वेल. मतलब प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है तो उसके पास ही पावर होनी चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव भी कर दे. ऐसा होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को कब रिमूव किया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लगता है तब तो रिमूव होगा ना, तब तो रिजाइन देना पड़ेगा उनको. जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लगेगा तो तब होगा. और देखो हमारी कंट्री कैसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, एग्जीक्यूटिव आंसरेबल है लेजिस्लेचर के लिए, तो हम प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं रिमूव कर सकते ना विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट ओनली. राइट? मतलब प्रेसिडेंट के अकेले के चाहने से आप प्राइम मिनिस्टर को रिमूव थोड़ा ना करोगे. गॉट इट? उसके बाद राजेश ने क्या बोला, वी डू नॉट नीड अ प्रेसिडेंट, हमें प्रेसिडेंट की जरूरत ही नहीं है. हमने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी थी ना, अगर आपको चैप्टर में याद हो, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट प्रेसिडेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ द प्रेसिडेंट, जब उसके पास कोई एक्चुअल में पावर्स ही नहीं है. राइट? सो देखो आफ्टर द इलेक्शंस द पार्लियामेंट कैन मीट एंड इलेक्ट अ लीडर टू बी प्राइम मिनिस्टर. यानी प्रेसिडेंट की तो भाई नीड ही नहीं है. क्यों नहीं है? कि जैसे इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस के बाद हमारी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एक लीडर को इलेक्ट कर सकती है एज द प्राइम मिनिस्टर. सो उसमें जरूरत ही नहीं है आपको प्रेसिडेंट की. तो आपसे क्वेश्चन क्या था कि कौन सा डायलॉग, कौन सी आर्ग्यूमेंट है जिससे आप अग्री करते हो. ओके, तो इनमें देखो कौन सा आर्ग्यूमेंट आपको सबसे ठीक लगा. सेकंड वाला तो क्या हो गया,
एक नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमारी कंट्री कैसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो एक रियल और नॉमिनल होना होगा, राइट। और आप प्रेसिडेंट को ही सारी पावर्स नहीं दे सकते, ओके। उसके अलावा हमें प्रेसिडेंट की नीड ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई जगह पे हम लोगों ने पढ़ा था, जो प्रेस वाला बिल था, है ना, पोस्ट कोड वाला था, उसमें हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ने कितना इफेक्टिव रोल प्ले किया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो देखो, द आर्ग्यूमेंट रेज्ड बाय अमित इज करेक्ट, बल्कि कहीं ना कहीं अमित सही है कि हालांकि हमारे पास प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है, बट कई बार हमें क्या लगता है कि वो एक रबर स्टैम्प की तरह वर्क कर रहे हैं। लुकिंग एट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट्स अपीयर्स दैट द प्रेसिडेंट इज ओनली अ रबर स्टैम्प। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हो तो ऐसा फील होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह वर्क करते हैं। और ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज डिस्पाइट हैविंग सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर्स, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है, क्यों, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमने पढ़ी थी डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रेसिडेंट की, है ना, लेकिन हमने उसमें क्या पढ़ा था कि सेकेंड टाइम भी वो चीजें होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ दैट बिल ऑल्सो। अगर सेकेंड टाइम भी वो चीजें एज इट इज प्रेसिडेंट के पास जाती हैं तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। तो जब प्रेसिडेंट का हमने क्या देखा कि वो सारे के सारे वर्क करने के लिए बाउंड है अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। इवन द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज लिमिटेड, वीटो पावर भी लिमिटेड है ना। देखो, एक बार वीटो कर दिया तो दूसरी बार भेज सकती है पार्लियामेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट, है ना। हालांकि पॉकेट वीटो में कुछ पावर हम लोगों ने देखी थी, है ना। फॉर इंस्टेंस, द प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट टू द बिल विच हैज बीन रिजेक्टेड बाय हिम अर्लियर इफ इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट अगेन। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ये वही पावर है कि जब प्रेसिडेंट के पास वो सेम बिल भी आ गया जो उसने पहले ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वो दोबारा से एज इट इज पार्लियामेंट उसको भेज रही है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट विल हैव टू साइन इट। और यही चीज हमें क्या शो करती है, यही चीज हमें बताती है कि हमारी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो वर्क करता है एज अ रबर स्टैम्प। फाइन, होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इट इज सेइंग फ्रॉम यू मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। फर्स्ट है आपको वर्क विद इन द पर्टिकुलर स्टेट इन विच रिक्वायर्ड। उसके बाद वर्क, आपको देखो इस साइड आपको गिवन है, हमने पढ़ी थी ना 3 कैटेगरीज, 3-4 कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। हमने जो नेशनल लेवल की थी उसकी 3 कैटेगरी पढ़ी थी। हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? ऑल इंडिया सर्विसेज पढ़ी थी, सेंट्रल सर्विसेज पढ़ी थी, राइट। अब देखो उसके अलावा हमने स्टेट सिविल सर्विसेज भी पढ़ी थी, ओके। तो अब आपको मैच करना है कि कौन सा आपकी जो रिक्रूटमेंट है, कौन सी एसोसिएशन किसके साथ, कौन सा पर्सन किसके साथ मैच होगा, कौन सी सर्विसेज के साथ मैच होगा। अब देखो, फर्स्ट आपको बोला गया है वर्क्स विद इन द पर्टिकुलर स्टेट इन विच रिक्रूटेड। अब वो उस पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं जिसके उसकी रिक्रूटमेंट है, तो एक आ जाएगा आपका स्टेट सिविल सर्विसेज, राइट। हमने पढ़ा था ना कि अलोंग विद द सेंट्रल सर्विसेज वी आर हैविंग सम, हमारे यहाँ स्टेट में भी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। गिवन यू एग्जांपल HPSC, है ना, PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये सारे कमीशंस होते हैं। तो अब अगर मान लिया कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ वर्क करता है जहां पर वो रिक्रूटेड है, तो आप किसको किसके साथ मैच करोगे? स्टेट सिविल सर्विसेज, डन। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, वर्क इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड ईदर एट द नेशनल कैपिटल और एल्सवेयर इन द कंट्री। अब देखो, वर्क इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, वो क्या कहां वर्क करते हैं? कोई भी सेंट्रल ऑफिस हो सकता है, कहां पर? लोकेटेड एट द नेशनल कैपिटल, या तो नेशनल कैपिटल में या फिर एल्सवेयर इन द कंट्री, कंट्री में कहीं भी। तो ये क्या है आपकी सेंट्रल सर्विसेज, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये वो वाली कैटेगरी है, राइट। उसके बाद थर्ड आपको वर्क इन पर्टिकुलर स्टेट टू विच अलॉटेड कैन ऑल्सो बी सेंट ऑन डेपुटेशन ऑन टू द सेंटर। हमने क्या पढ़ा था कि उस पर्टिकुलर स्टेट के साथ वर्क करेंगे, उनके सुपरविजन में वर्क करेंगे, जिस स्टेट में उनकी क्या हो जाती है, एक टाइप से ट्रांसफर हो जाता है, उनको एक टाइप से सीट एलोकेट हो जाती है। बट हमने क्या पढ़ा था कि अगर उन्होंने कोई ऐसा वर्क कर दिया मतलब जो डिसिप्लिनरी नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा वर्क कर दिया जो डिसिप्लिन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो ये सर्विसेज आपकी कौन सी कैटेगरी की थी?
ये आपकी थी ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आपके दो सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, दैट इज आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड आईपीएस दैट इज इंडियन पुलिस सर्विस। फाइन। उसके बाद फोर्थ आपसे है वर्क्स इन इंडियन मिशंस अब्रॉड। अब जो अब्रॉड में देखो, अब्रॉड में जाएगा कौन कौन जाएगा? इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफ कोर्स। डन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आपने वो 3 कैटेगरीज अगर आपने प्रॉपरली स्टडी की हैं, सो आई होप यू ऑल आर एबल टू आंसर एज वेल, राइट? मतलब एक तो पर्टिकुलर स्टेट में कौन वर्क करेगा, एक पर्टिकुलर स्टेट में जहां वो रिक्रूटेड है तो वो होंगे आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज। दूसरा गवर्नमेंट ऑफिसर ने उनको एलोकेट कर दी, वो या दिल्ली में वर्क करेंगे कैपिटल सिटी में, या फिर और भी कहीं वर्क कर सकते हैं, वो कौन सी होती है आपकी सेंट्रल सर्विसेज, राइट? एक है कि पर्टिकुलर स्टेट जो उनको एलोकेट है बट कहीं भी उनको भेजा भी जा सकता है, सेंटर उनको डेप्यूट भी कर सकती है और किसी प्लेस पे, है ना? वो कौन सी थी आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज। जब हमने क्या पढ़ा था कि मान ले कोई एक पर्सन आज हरियाणा में मान लिया पोस्टेड है, कुछ टाइम के बाद उसको आंध्र प्रदेश तेलंगाना कहीं भी भेज दिया जाता है, तो फिर वो उस स्टेट के सबऑर्डिनेट की तरह वर्क करेगा, वहां की जो पॉलिसीज होंगी उनको इंप्लीमेंट करने के लिए वर्क करेगा, राइट? उसके बाद जो इंडियन मिशंस को अब्रॉड में, मतलब मिशंस को भेजा जाता है ना अब्रॉड में कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तो वहां कौन सी होती है? इंडियन फॉरेन सर्विसेज। डन 3 क्वेश्चंस। अब देखो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री विच मे हैव रिलीज द फॉलोइंग न्यूज आइटम्स, वुड दिस बी अ मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो आपसे पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री इन न्यूज को टेलीकास्ट करेगी और क्यों करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, और कौन सी मिनिस्ट्री करेगी। अब देखो फर्स्ट है आपसे, एन ऑफिशियल रिलीज सेड दैट इन 2004 and 2005 द तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन वुड रिलीज न्यू वर्जन फॉर स्टैंडर्ड 7, 10 and 11th। अब देखो क्या है कि एक ऑफिस रिलीज हुआ है, उस ऑफिस में क्या है 2004 और 2005 में जो तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन है उसने क्या बोला है कि वो नया वर्जन रिलीज करेंगे, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स के लिए? 7th के लिए, 10th के लिए और 11th के लिए। अब देखो ये किससे रिलेटेड होगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये किसका वर्क होगा? स्टेट गवर्नमेंट का, राइट? क्योंकि देखो तमिलनाडु टेक्स्ट बोर्ड लिखा हुआ है, तमिलनाडु टेक्स्ट बोर्ड। अगर आप सेंट्रल की बात करते हो तो सेंटर वाले कहीं ना कहीं उसको पब्लिश करेंगे, उसको रिलीज करेंगे। यहां पर सिर्फ तमिलनाडु टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है, तो तमिलनाडु टेक्स्ट बुक है तो तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं ये, राइट? समझ आया? तो इसीलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, और वो कौन सा होगा? स्टेट गवर्नमेंट का, राइट? एंड why this particular reason is for that particular statement? This is because the textbook related to education in a particular state are published by the government of that state only. जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो तो आपके स्टेट में, जैसे देखो हमारी सीबीएसई की बुक्स होती हैं, है ना? हमारी देखो सबसे ऐसी बुक्स कौन सी होती है जो पूरी की पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट हो सकती है? एनसीईआरटीज दैट वी आर रीडिंग राइट नाउ, राइट? तो हमारे यहाँ एनसीईआरटीज की बुक होती है, बट अगर मान लिया किसी स्टेट को लगता है, क्योंकि देखो हर स्टेट की अपनी अलग अलग बुक्स भी हो सकती हैं, मान लिया किसी स्टेट की कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री है तो वो पूरी की पूरी कंट्री में नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन स्टेट को लगता है कि भाई हमारी हिस्ट्री तो एटलीस्ट हमारे स्टेट के लोगों को पता होना चाहिए, तो उन चीजों को अपनी बुक्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये अगर बोला कि तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स हैं, है ना, तो उस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट उसको पब्लिश करती है। क्लियर टू ऑल? अब आपसे पूछा गया है अ न्यू रेलवे लूप लाइन बाय पासिंग द क्राउडेड तिरुवल्लुर चेन्नई सेक्शन टू हेल्प आयरन ओर एक्सपोर्टर्स। अब देखो आयरन ओर का एक्सपोर्ट करना आपको, ठीक है, और उसको क्या है, वो एक जो रेलवे लाइन होगी वो क्या करेगी? बाईपास करेगी बहुत क्राउडेड एरिया को, चेन्नई स्टेशन के, और द न्यू लाइन लाइन बाईपास द क्राउडेड, उसके बाद द न्यू लाइन लाइकली टू बी अबाउट 80 किलोमीटर लॉन्ग विल ब्रांच ऑफ एट पुतूर एंड देन रीच अहिपट्टू नियर द पोर्ट। यानी ये जो 80 किलोमीटर लॉन्ग होगी और ये क्या करेगी, मतलब इसकी जो ब्रांच कहां तक पहुंचेगी? ये पुटूर, और उसके बाद मतलब अथिपट्टू जो पोर्ट के पास वाले एरियाज हैं वहां तक पहुंचेगी। तो अब देखो इसके रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा? अब इसके रिलेटेड डिसीजन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि देखो रेलवे किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे सेक्टर किसका है? एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है ना,
तो जब रेलवे आपकी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है तो रेलवे के बारे में डिसीजन भी कौन लेगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड व्हाई इज इट सो? दिस इज बिकॉज द रेलवे सेक्टर इज इन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि जो हमारा ये सेक्टर है ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर है और इसको मैनेज भी कौन करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है. फाइन. उसके अलावा थर्ड आपसे पूछा गया है द 3 member सब डिविजनल कमेटी फॉर्म टू वेरीफाई सुसाइड बाय फार्मर्स इन रामायणपेट मंडल हैज फाउंड दैट द 2 farmers who committed suicide this month have had economic problems due to failure of crop. अब देखो कोई स्टेटमेंट है जिसमें क्या दिखाया गया है कि कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ फार्मर सुसाइड कर रहे हैं. और जो सुसाइड के पीछे का रीजन है वो क्या है? सुसाइड के पीछे का रीजन ये है कि उनकी क्रॉप फेलियर हो रही है और इसकी वजह से दे आर फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो अब इस चीज के ऊपर डिसाइड कौन करेगा? अब देखो एग्रीकल्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जब आपने पढ़ा होगा चैप्टर फेडरलिज्म के बारे में, यू मस्ट हैव स्टडीड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जो स्टेट इंपॉर्टेंट के सब्जेक्ट होते हैं वहां पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कुछ होते हैं कंकरेंट लिस्ट जिस पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं. बट सपोज कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है वो इंप्लीमेंट हो जाता है. तो अभी आपसे यहां पर यही पूछा गया है कि कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में ये इसके रिगार्डिंग कौन अपनी स्टेटमेंट देगा? तो अब देखो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है ना दैट इज ऑफ अ स्टेट लिस्ट. तो एग्रीकल्चर पर लॉ बनाने का काम कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट. एंड व्हाई इज इट सो? दिस इज बिकॉज एग्रीकल्चर एट द सब डिविजनल लेवल इज सुपरवाइज्ड बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसको सब डिविजनल लेवल पे कौन सुपरवाइज करता है? हमारे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट करता है, और जो कि किसका पार्ट है? स्टेट गवर्नमेंट का. अब देखो इसको बड़े अच्छे से समझो. आप लोगों ने सुना होगा फार्मर प्रोटेस्ट इन आवर कंट्री. फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, 3 फार्मर लॉ सबने सुना होगा. अब देखो 3 फार्मर लॉ जब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए, तो एवरीवेयर दे वर प्रोटेस्टेड, है ना? कंट्री के हर एक पार्ट में उनको प्रोटेस्ट किया गया ऑलमोस्ट. एक तो देखो, लेकिन जो रीजन था ना, एक तो नॉर्थ इंडिया में उनको सबसे लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट किया, साउथ इंडिया में कम था, है ना? क्योंकि वहां पर ऐसे बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं ही नहीं, क्योंकि वहां पे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होती हैं, राइट? इसलिए आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा साउथ इंडिया के साथ रेयतवारी सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने किया था, है ना? अगर याद आ रहा हो कुछ, आप लोगों ने सेटलमेंट्स पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में. अब दूसरा रीजन समझो कि उसके जो प्रोटेस्ट का जो मेन रीजन था वो क्या था? एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, और वो जो सब्जेक्ट है उस पर कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी लॉ बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया और उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया. तो इसीलिए पीपल उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे. क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? कि भाई जब आपके जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं एग्रीकल्चर, तो फिर आप फोर्सफुली क्यों लॉ बना रहे हो? समझ आया? और इसीलिए आप लोगों ने क्या देखा? इसीलिए हम लोगों ने देखा कि वो 3 फार्मर्स लॉ रिपील भी हो गए. नाउ आई थिंक द थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग द प्रोटेस्ट ऑफ ऑल 3 फार्मर्स लॉ एंड बिहाइंड देयर रिपील. क्लियर? अब नहीं भूलोगे आई थिंक कि एग्रीकल्चर जो है सब्जेक्ट किसका है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है. फाइन. उसके बाद 5th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाइल अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट सेलेक्ट. अब जब आप प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है, प्राइम मिनिस्टर को, तो प्रेसिडेंट किसको सेलेक्ट करता है? फर्स्ट आपसे पूछा गया है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होता है. लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द अलायंस विच सिक्योर्स द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, या फिर ऐसा लीडर लार्जेस्ट पार्टी का अलायंस का जिसने मेजोरिटी सिक्योर कर ली. या फिर सी द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट कर सकता है लीडर को. या फिर लीडर ऑफ द अलायंस और पार्टी दैट हैज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा, या फिर ऐसे अलायंस या फिर ऐसी पार्टी के लीडर को जिसको मेजोरिटी का सपोर्ट होता है हमारी लोकसभा में. अब आई थिंक यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारी लोकसभा है हमने उसको क्या माना है? वो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव है पीपल की, क्योंकि लोकसभा में कौन से मेंबर जाते हैं? whom we have directly elected, राइट? और हमने क्या पढ़ा था?
अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर किस बेस पे होती है? हम ये चेक करते हैं, हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट चेक करते हैं इलेक्शन के बाद कि दैट विच इज द पार्टी विच इज एबल टू सिक्योर मेजोरिटी, कौन सी पार्टी को मेजोरिटी मिली है। अब जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी उसके लीडर को अपॉइंट किया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर। बट सोचो अगर एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो फिर क्या होगा? दो पार्टीज एक साथ भी मिल जाएंगी, मतलब कोलिशन भी हो सकता है ना, अलायंस भी बन सकता है, जो प्री इलेक्शंस भी हो सकता है। तो अब ये चेक किया जाता है कि कोई एक सिंगल पार्टी है जिसको मेजोरिटी मिली है, और मेजोरिटी कहां? नॉट इन राज्यसभा, ओनली इन लोकसभा, क्योंकि लोकसभा इज द लोअर चैम्बर, और लोअर चैम्बर दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, इसीलिए इसके लीडर को हम क्या बनाते हैं? हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। समझ आया? इसीलिए जो इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आपका लीडर ऑफ द अलायंस और पार्टी दैट हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। तो कौन बनेगा हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर? या तो ऐसी एक सिंगल पार्टी जिसके पास सपोर्ट है मेजोरिटी का, अगर एक सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं है तो फिर अलायंस का लीडर। जब ज्यादा पार्टी मिल जाती है तो उस पार्टी का लीडर जिसके पास मेजोरिटी है, यानी जिस अलायंस के पास मेजोरिटी उस अलायंस का लीडर। सो आई होप टिल फिफ्थ क्वेश्चन इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज दिस, रीड द डिस्कशन एंड से विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अप्लाइज मोस्ट टू इंडिया। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो मोस्ट ऑफ इंडिया पे अप्लाई होती है। आलोक क्या बोलता है? प्राइम मिनिस्टर इज लाइक अ किंग, ही डिसाइड्स एवरीथिंग इन आवर कंट्री। प्राइम मिनिस्टर किंग की तरह है क्योंकि वो हमारी कंट्री में सब कुछ डिसाइड कर सकता है। शेखर बोलता है प्राइम मिनिस्टर इज ओनली फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ही डज नॉट हैव एनी स्पेशल पावर्स, ऑल मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर हैव सिमिलर पावर। तो शेखर क्या बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी जितने भी इक्वल है ना, क्योंकि सभी एमपी है तो उन सभी इक्वल्स में वो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर पे आता है, और उसके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक पावर नहीं है, उसके पास भी वो सारी ही पावर्स हैं जो हमारी कंट्री के एमपी के पास होती हैं, राइट, और मिनिस्टर्स के पास होती हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, बॉबी ने क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर हैज टू कंसीडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पार्टी मेंबर्स, यानी उसको क्या करना पड़ता है? कंसीडर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि पार्टी मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, एंड अदर सपोर्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। But after all, the Prime Minister has a greater say in policy making and in choosing the ministers. लेकिन finally, after all, he is the Prime Minister. That's why he is having a greater say in policy making. और हमारे जितने भी मिनिस्टर्स चूज होते हैं in their choosing also. तो इनमें से जो आपको सबसे सेटिस्फैक्टरी स्टेटमेंट लगी वो किसकी है? ऑफ कोर्स बॉबी की, है ना? हमने यही तो पढ़ा था ना कि प्राइम मिनिस्टर तो वो होता है जिस पार्टी को मेजोरिटी होती है उसका लीडर होता है, लेकिन जब अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं तो उनके अपॉइंटमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि प्रेसिडेंट वर्क करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर। प्राइम मिनिस्टर हैज टू कंसीडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पार्टी मेंबर्स एंड अदर सपोर्टर्स टू द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर को क्या कंसीडर करना पड़ता है? एक्सपेक्टेशन पार्टी मेंबर्स की भी और सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भी, है ना? देखो ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया अलायंस बन गया तो फिर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपनी पार्टी की बातें नहीं सुनेगा ना, उसको उन सभी की भी बात सुननी पड़ेगी जिन्होंने उसकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सपोर्ट दिया है। बट आफ्टर ऑल द प्राइम मिनिस्टर हैज अ ग्रेटर से इन पॉलिसी मेकिंग एंड इन चूजिंग द मिनिस्टर। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत बड़ी पावर होती है पॉलिसी मेकिंग की भी और मिनिस्टर्स को चूज करने की भी। सो इन दिस मैनर वी कैन से द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय बॉबी दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, है ना? द स्टेटमेंट बाय बॉबी अप्लाइज मोस्ट टू इंडिया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज द एग्जीक्यूटिव एंड इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर टू द सेम टाइम। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को हेड भी करता है और ये लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल भी है। फाइन, so we can say that the role, the position, the function of our country prime minister are very broad, and we can say he is having significant power in our country politics, right? So we will go with Bobby's statement. Fine, I hope 6 questions are completely clear to all of you. The left questions, I think 4 questions are left, so that we will do in next video. I hope till here everything is completely clear to all of you, and
you understood the chapter properly, so you are also able to answer questions, right? If you have understood the chapter properly, you will be feeling that yes, I am able to answer the questions. Okay, so next part of the NCERT solution we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.